करेंगे। साइलेंट स्प्रिंग एक बुक है जिसे लिखा था रेचल कॉर्सन ने। ये साइड पे उनकी तस्वीर है रेचल कॉर्सन की। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बुक लिखी थी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि रेचल कॉर्सन ने साइलेंट स्प्रिंग क्यों लिखी और इसके अंदर रेचल कॉर्सन ने क्या-क्या हाइलाइट किया कि जो साइलेंट स्प्रिंग उनकी वजह शोहरत बनी। तो स इस चीज़ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा-सा रेचल कॉर्सन की बायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं। रेचल कॉर्सन मई 27, 1907 में कहाँ पैदा हुईं? पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से गाँव में पैदा हुईं। कौन? रेचल कॉर्सन। अब ये है कि रेचल कॉर्सन अपने बहन-भाइयों में सबसे छोटी थी। 3 बहन-भाई थे और रेचल कॉर्सन का जो नंबर था वो सबसे आखिरी था। और इनके जो फ़ादर का नाम था रॉबर्ट वार्डन और जो मदर थी उनका नाम मारिया मैकक्लेन कैर्सन था। अब जो रेचल है उसे बचपन से ही किताबें लिखने मतलब कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था और लिखा भी करती थी छोटा-मोटा यानी कि इंस्पायर थी राइटिंग वगैरह से। तो उन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया कि उन्हें तो बनना है एक राइटर। लेकिन घरवाले राज़ी नहीं थे कि वो एक राइटर बने। तो जब वो स्कूल में थीं तो उन्होंने 10 ईयर ओल्ड की उम्र में अपने 10 साल की उम्र में अपने स्कूल की मैगज़ीन में पहली स्टोरी लिखी थी। अब क्या है जी जुनून चढ़ता जा रहा है इंग्लिश का कि भई राइटर बनना है, लेकिन घरवालों का भी प्रेशर था कि भई आपको जो है राइटर नहीं बनने दिया जाएगा। तो देखा जाए जो रेचल थी वो एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी और उसकी इस ब्राइटनेस को रिकॉग्नाइज़ किया उनकी बायोलॉजी टीचर ने और बताया कि रेचल यू आर टू गुड इन बायोलॉजी और आपको मैरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहिए। तो रेचल ने कुछ सोचा कि घरवाले भी प्रेशराइज़ कर रहे हैं और वैसे हूँ तो अच्छी बायोलॉजी में और टीचर ने भी अब कह दिया तो ज़िद छोड़ देनी चाहिए मैरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहिए। तो होता क्या है 1932 में रेचल कॉर्सन अपना मास्टर इन ज़ूलॉजी करती हैं। कहाँ से? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। ये आपको जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का इंटरफ़ेस दिखाई दे रहा है, जो कि अमेरिका के अंदर है। उसके बाद क्या होता है कि राइटिंग तो करनी थी कुछ ना कुछ, था तो सही दिमाग में कुछ ना कुछ। तो मास्टर इन ज़ूलॉजी करने के बाद रेचल क्या करती हैं कि यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज़ जॉइन कर लेती हैं और वहाँ पे क्या एज़ अ रेडियो स्क्रिप्ट राइटर कि वहाँ पे फिशरीज़ के मुतालिक कुछ भी स्क्रिप्ट लिखना होता था, रेडियो के ऊपर जो ऑन एयर होता था, वो रेचल लिखती थी। तो उसके बाद क्या होता है कि रेचल 1949 के अंदर एज़ अ जूनियर साइंटिस्ट जॉइन कर लेती हैं यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज़ को। ये आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसी बिल्डिंग थी यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज़ की, यहाँ पे रेचल काम किया करती थी। तो उसके बाद क्या था कि रेचल की जो पब्लिकेशंस वगैरह थी वो रेगुलरली यानी न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स के अंदर छपा करती थी, ठीक है? अब आगे मज़ीद देखते हैं कि रेचल को इतनी शोहरत कैसे मिल गई। तो 1951 के अंदर रेचल की 3 बुक्स पब्लिश हुई थी। वही देखें ना, लिखने का शौक था। अंडर द सी विंड, द एज ऑफ द सी अराउंड अस तीसरी बुक। ये जो 3 बुक्स थी इसके अंदर रिचल ने इतने प्यारे रोमांटिक अंदाज के अंदर मैरीन लाइफ को कवर किया। एक रोमांटिक अंदाज में मैरीन लाइफ इन डेप्थ एंड शोर्स के बारे में लिखा कि बहुत अच्छा यानी कि रिचल के लिए साबित हुआ। रिचल को काफ़ी इससे शोहरत भी मिली। तो ये उन बुक्स का इंटरफ़ेस था, ठीक है? अब क्या होता है कि रेचल कॉर्सन की तो असल जो वजह शोहरत थी, वो तो थी उनकी साइलेंट स्प्रिंग। तो साइलेंट स्प्रिंग क्यों लिखी? 1950 के अंदर रेचल ने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर अटेंशन देना शुरू कर दिया और उसके बाद जब उन्होंने एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर तवज्जो दी, तो उन्हें पता चला कि यूएस के अंदर तो बहुत बुरे हाल हैं। तो रेचल ने क्या करा कि डिसाइड किया कि मैं एक बुक लिखूँगी और ये वो बुक थी साइलेंट स्प्रिंग और वो बुक लिखने की वजह क्या थी कि 1957 के अंदर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था फायर एंड एरेडिकेशन, ठीक है? ये एक आंट्स थीं, क्या करती थीं कि ये बहुत ही खतरनाक लेवल तक अमेरिका के अंदर फैल चुकी थीं और लोगों की फसलों को और लोगों को मतलब कि बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी।
तो इस वजह से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने डिसाइड किया कि हम फायर एंट एरेडिकेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसके अंदर उन्होंने मिक्सचर ऑफ डीडीटी, सम अदर पेस्टिसाइड और फ्यूल ऑयल्स को मिला के कंटेनर्स जहाज के ऊपर लोड करके पूरे के पूरे यूएस के जो एरियाज थे जो कि इसकी जद में आए हुए थे फायर एंट की, तो उन्होंने वहां पे स्प्रे कर दिया। उसके अलावा जो दूसरा वाकया जिसने रिचल को मोटिवेट किया कि उसे साइलेंट स्प्रिंग लिखनी चाहिए, तो वो ये था कि 1958 के अंदर रेचल की एक फ्रेंड थी, ओल्गा ओन्स हकिन्स। ठीक है, आपको दिखाता हूँ ओल्गा ओन्स हकिन। ये क्या थी? इनकी रेचल की दोस्त थी। इन्होंने वहां पे यूएस ब्यूरो ऑफ फिश यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेटर लिखा कि भाई जो आप रेड आंट्स को खत्म करने के लिए एरियल स्प्रे कर रहे हो जिसके अंदर डीडीटी मिक्स है, उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारे हर तरफ एक तो सफेदी छा गई है क्योंकि डीडीटी व्हाइट कलर की होती थी। तो उसके अलावा क्या हो गया कि उनके घर के पास दरख्त थे, वहां पे ये वाला बर्ड पाया जाता था। इस बर्ड को क्या कहते हैं? रूबिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबिन्स। ROBINS, रूबिन्स। ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हवाला भी दिया है कि यहाँ पे हमारे घर के पास कुछ रूबिन्स रहा करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा टेम थे, हमारे पास आके दाना दूंगा खाते थे और वहाँ पे अपनी नेस्टिंग भी करते थे हमारे दरख्तों के पास। तो लेकिन जब से आपने स्प्रे किया है तो ये जो रूबिन्स हैं ये मरना शुरू हो गए हैं। तो ये उन्होंने यही कहा कि इस प्रोग्राम को बंद किया जाए ताकि ये जो हर चीज़ को आपने व्हाइट कर दिया है और जिसके नतीजे में जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वहाँ पे या जो बर्ड्स हैं, वो मर रहे हैं ताकि उनकी जो मौत है वो रुक सके। तो ये 2 बड़े वाक़यात थे जिसने रिचल को बहुत ज़्यादा इग्नाइट किया कि भई साइलेंट स्प्रिंग लिखनी चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। तो अब ये देखा जाए कि यूएस के अंदर जो डीडीटी है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में इस्तेमाल होना कैसे शुरू हुई? तो डीडीटी का आगाज़ होता है वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या होता था कि यूएस आर्मी के जो ट्रूप्स थे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जाते थे और वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हार्श कंडीशन का सामना करना है। वहाँ पे मॉस्किटोज़ वगैरह भी होते थे और बहुत सारे इंसेक्ट्स होते थे। उनसे बचने के लिए जो अमेरिकन आर्मी थी वो अपने ट्रूप्स को क्या देती थी? डीडीटी दिया करती थी कि आप वहाँ पे जाओ और इसे स्प्रे कर लो ताकि वहाँ पे जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएँ। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 तो होगी खत्म, तो यहाँ पे अमेरिका में इतनी बड़ी इंडस्ट्री पैदा हो चुकी थी उस वक़्त तक डीडीटी की, जो कि पेस्टिसाइड बना रही थी, तो उन्हें तो अब कह रहा भई अब तो धंधा बंद होगा। तो अपने धंधे को बचाने के लिए तो वहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, उन्होंने इनके स्प्रे फसलों पे करवाना शुरू कर दिए, फील्ड्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर करवाना शुरू कर दिए। उनका देखो भई इसके अंदर जितने भी इंसेक्टिसाइड हुआ करते थे जितने भी पेस्ट हुआ करते थे आपकी फील्ड्स के ऊपर, वो मर गए हैं और आपको जो मिल रहा है, ग्रोथ मिल रही है आपके प्लांट्स की, अपना आपकी फील्ड की जिस तरह ग्रेन्स हो गए, वो बहुत अच्छी हो रहे हैं, वो इंसेक्ट से खराब नहीं हो रही। तो लोगों ने उसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसके कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिचल ने क्या करा कि वहाँ पे नेशनल अबोर्डेंस सोसाइटी है, वहाँ पे डिस्कशन वग़ैरह शुरू कर दिए। ऐसे लोग जो कि डीडीटी के बारे में या फिर पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते थे या उसे रिचल को बता सकते थे, उनके साथ रिचल ने मीटिंग्स वग़ैरह करना शुरू कर दी। उसके अलावा ऐसा लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया जिससे रिचल को पता चला कि भई ये जो केमिकल पेस्टिसाइड हैं, इन्हें जो फूड क्रॉप्स के ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं या अपने ऊपर भी लगा रहे हैं, तो ये कितने हार्मफुल हैं। तो उसके बाद रिचल ने द न्यूयॉर्कर वहाँ पे अमेरिका में एक न्यूज़पेपर था, उसके अंदर रिचल ने डिसाइड किया कि मैं एक सीरियल के अंदर मुख्तलिफ छोटे-छोटे कॉलम्स के अंदर इस पेस्टिसाइड के बारे में अवेयरनेस दूँगी, जिसके अंदर क्या कहा था रिचल ने जो इंसेक्टिसाइड्स थी, इन्हें कहा था बायोसाइड्स कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसेक्ट्स को नहीं मारेंगी, ये हर किसी ये हत्या के ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी खतरनाक हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं साइलेंट स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन कि साइलेंट स्प्रिंग के अंदर है क्या? ये तो वो आपको बातें बताई हैं कि क्या वजह थी जो रिचल ने साइलेंट स्प्रिंग लिखी।
साइलेंस स्प्रिंग इज़ अ बुक रिटन बाय रेचल कॉर्सन 1962। 1962 के अंदर रेचल ने साइलेंट स्प्रिंग लिखी। इट डॉक्यूमेंटेड मैनी डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलर पेस्टिसाइड कॉल्ड डीडीटी। जो साइलेंट स्प्रिंग की अच्छी बात थी उसकी ये थी कि उसने डॉक्यूमेंटेड यानी कि जो वाकया डीडीटी की वजह से हुए थे और वो यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड थे कि हाँ भाई ये जो वजह हुई है, ये जो मौत हुई है, ये डीडीटी या किसी पेस्टिसाइड की वजह से हुई है। वो रिचल ने अपनी बुक के अंदर कोट करे थे। ठीक है। द बुक एब्सोल्युटली रेवोल्यूशनाइज्ड एनवायरमेंटलिज्म, यानी कि जो एनवायरमेंटलिस्ट थे या फिर एनवायरमेंटलिज्म के बारे में नो हाउ रखते थे, उन्हें रेवोल्यूशनाइज किया, बहुत अवेयरनेस दी उनके अंदर। अपॉन पब्लिकेशन इट वाज मेट विद बोथ इमेंस प्रोटेस्ट एंड एडमायरेशन। कि रिचल को जब ये बुक शाया हुई, मज़ाहमत का भी सामना हुआ और उसके अलावा बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिली। तो ये आपके सामने साइलेंट स्प्रिंग के चैप्टर्स हैं। इसमें से हम फेमस चैप्टर की बात करेंगे ताकि आपको साइलेंट स्प्रिंग के बारे में कुछ पता चल जाए। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 अ फेबल फॉर टुमारो। इसके अंदर रेचल जो है एक अफ़सानवी टाउन की बात करते हैं, जिसे इडेलिक टाउन ऑफ अमेरिका। वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते थे। जो लेक्स थी, फुल ऑफ फिशेज़ थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बायोडायवर्सिटी उस टाउन के अंदर थी। वाइल्ड फ्लावर्स और एनिमल्स वहाँ पे बहुत अच्छे से रह रहे थे, ग्रो कर रहे थे और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको जो दरख्त हैं मैपल के, ओक के, बिच ट्रीज़ वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसा मैपल का आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बहुत प्यारे कलर देते थे। Overall, it was a beautiful place used to delight the inhabitants of the traveler who came from different places. मतलब कि बहुत दूर-दूर से लोग आते थे इस एरिया को विज़िट करने में और बहुत खुश होते थे कि क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जगह। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इन नेचर वर लिविंग इन हार्मनी, मतलब हर कोई बहुत प्यार से रह रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी एक-दूसरे से। ब्लाइट हैपनिंग कॉजेज़ द ब्लाइट शैडो ऑफ डेथ एंड सिकनेस सडनली। अब ये रिचल बता रही हैं कि वहाँ पे एक ब्लाइट शैडो आया। एक ब्लाइट शैडो एक ऐसा मतलब कि आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ जिसने हर तरफ मौत और बीमारी फैला दी। बर्ड्स आर फॉलोइंग डेड, ठीक है? जो परिंदे कभी इन पेड़ों पे, इन दरख्तों पे चहचहाया करते थे, वो अब गिर रहे हैं। फार्म्स एनिमल्स आर गेटिंग सिक। जो फार्म एनिमल्स थे, कभी बहुत अच्छे से दूध दिया करते थे या फिर गोश्त का ज़रिया थे, वो क्या हो रहे हैं, सिक हो रहे हैं। पीपल लिविंग इन दैट एरिया फाउंड सिक एंड फिजिशियन वर पज़ल्ड बाय सीइंग दिस सिकनेस, कि लोग बीमार हो रहे थे और जो फिजिशियन डॉक्टर्स थे और वो भी बहुत हैरान थे कि ये कैसी बीमारी है जिसका हमें पता ही नहीं है और ये किसकी वजह से हो रही है। साइलेंस क्रीपिंग एवरीवेयर इन दैट टाउन, कि उस टाउन में हर तरफ सन्नाटा छा गया उस ब्लाइट के आने के बाद। नो बर्ड जस्ट साइलेंस, कोई परिंदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ खामोशी। एनिमल फेल टू रिप्रोड्यूस, कि जो एनिमल्स थे वहां पे सिर्फ जिंदा थे लेकिन अपनी नस्ल नहीं बढ़ा पा रहे थे, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। एप्पल ट्रीज ब्लूम, जो सेब के दरख्त थे वहां पे ब्लूम तो हो रहे थे, उनके ऊपर फूल तो आ रहे थे, लेकिन बीज ना होने की, मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ ना होने की वजह से उनमें पॉलिनेशन नहीं हो रही थी और वो क्या नहीं कर पा रहे थे, फ्रूट नहीं पैदा कर रहे थे। द लैश रोड साइड वेजिटेशन हैज़ व्हाइटेंड, नो लाइफ, कि वहाँ पे जो दरख्त सड़क के साथ कभी बहुत ज़बरदस्त वेजिटेशन पाई जाती थी, अब उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की चादर फैल गई और कोई ज़िंदगी नज़र नहीं आ रही। स्ट्रीम्स आर एम्प्टी एंड लाइफलेस, कि जो नदियाँ वहाँ पे मछलियों से भरी हुई होती थी, वो अब खाली हैं और उनमें कोई मछलियाँ नहीं हैं। दैट ब्लाइट वाज़ अ व्हाइट पाउडर, और वो जो ब्लाइट था, वो जो एक राक्षस था, वो क्या था? एक व्हाइट पाउडर, जिसे रेचल ने डीडीटी को यानी डीडीटी को ज़ाहिर किया, उस व्हाइट पाउडर को। अब हम बात करेंगे इसके चैप्टर नंबर 3 की, एलिक्सिर्स ऑफ द डेथ, पेज नंबर 23। इसके अंदर रिचल एक डॉक्यूमेंटेड वाकया बयान करती हैं कि एक कपल था, अपने बच्चे और एक उनके साथ उनका एक डॉग था, वो वेनेज़ुएला में रहने के लिए आए। उन्होंने एक घर लिया और उस घर में आते ही उन्हें क्या नज़र आया, बहुत सारे कॉकरोचेस नज़र आए। तो उन्होंने एक पेस्टिसाइड था एड्रिन, एड्रिन पेस्टिसाइड का स्प्रे करवाने का फैसला किया उन कपल ने। तो उन्होंने क्या करा
कि सुबह 9 बजे एड्रिन का स्प्रे करवा दिया और स्प्रे करवाने के बाद वो दोनों मियाँ-बीवी आए और फ्लोर को बहुत अच्छे से उन्होंने धो दिया, ताकि हम अपने डॉग और अपने बच्चे को बाद में ला सकें। तो फिर दिन में दोपहर में क्या होता है कि वो अपने बच्चे और डॉग को लाते हैं और वो छोड़ देते हैं कि भई अब तो धो दिया फर्श वगैरह सब कुछ, अब तो कोई मसले की बात नहीं है। जब 1 घंटा गुज़र जाता है कि तो क्या होता है कि उनका जो डॉग है, डॉग को वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है और उसके बाद क्या होता है कन्वल्जन्स के अंदर वो चला जाता है, कि होश खो बैठता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो रात के 10 बजे क्या होता है, रात के 10 बजे उनके बेटे के साथ, जो कि छोटा था 2-3 साल का, वो भी वॉमिट करता है और कन्वल्जन्स के अंदर चला जाता है, अनेबल टू सी एंड हियर, वो ना ही सुन पाता है, ना ही देख पाता है। जब वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं 6 माह बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब पेज नंबर 23 पे एक और पेस्टिसाइड का ज़िक्र करती है रेचल कार्सन, ये भी एक डॉक्यूमेंटेड वाक़या था जो कि यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड था। फ्लोरिडा के अंदर 2 बच्चे थे, खेल रहे थे। खेलते-खेलते उन्हें क्या होता है कि एक बैग मिलता है, उस बैग के अंदर क्या होता है ऑर्गेनिक फॉस्फेट एक पेस्टिसाइड होती है। क्या होती है? ऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या करते हैं कि जिस तरह बच्चों की आदत होती है कि अपने वो जो बैग था अपने मुँह पे चढ़ा लिया, ठीक है, शॉपर वगैरह जिस तरह के होता है। तो खेलने लग पड़े, तो हुआ क्या विदिन 1 और 2 आवर्स उन दोनों की डेथ हो गई, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और रिचल कार्सन वाकया कोट करती हैं कि एक यानी कि आदमी होता है, वो अपने खेतों में पोटैटोज़ के ऊपर पैराथिओन एक पेस्टिसाइड कह सकते हैं या पेस्टिसाइड है, उसे स्प्रे कर रहा था और वहाँ पे ही उसके 2 एक बेटा और दूसरा उसका भतीजा कह सकते हैं, वो खेल रहे थे। तो हुआ क्या कि वहाँ पे स्प्रे करने से वो पैराथिओन जो थी, वो उन बच्चों के रेस्पिरेटरी यानी उन्होंने इन्हेल कर ली और विदिन 1 टू 2 आवर्स उनकी भी डेथ हो गई और जब बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो उनके लंग्स के अंदर पैराथिओन वगैरह मिली जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक और चैप्टर है सरफेस वाटर्स एंड अंडर ग्राउंड सी, पेज नंबर 30 से मैं बात कर रहा हूँ कि रिचल ने कहा बल्कि इसका एक्सपेरिमेंट भी करवाया था कि एक ऑर्चर्ड था पेंसिल्वेनिया का, वहाँ पे उसका जो मालिक था उस ऑर्चर्ड का, वो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड की स्प्रे कर रहा था ताकि उसका जो बाग है, उसका जो जो प्रोडक्शन है उस बाग से, वो अच्छी आए। तो उन्होंने क्या करा कि उस गार्डन से वो उस फार्म से वो जो पानी था जिसके अंदर पेस्टिसाइड वगैरह मिली हुई थी, उसे लिया, प्यूरिफाई किया, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए और 4 आवर्स तक उसके अंदर गोल्ड फिश रखी और देखा गया कि वो जो गोल्ड फिश थी उसकी डेथ हो गई। तो ये देखा गया कि ये इतने खतरनाक हैं पेस्टिसाइड वगैरह कि अगर इन्हें प्यूरिफाई भी कर लिया जाए तो ये तब भी अपना हार्मफुल इफेक्ट रखते हैं। अब एक और बात बताई गई है 1943 के अंदर एक वहाँ अमेरिका में आर्सेनल बनाई गई, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे यूएस का कुछ केमिकल सामान वगैरह बनता था, ये आर्सेनल थी यूएस आर्मी केमिकल कॉर्प्स रॉकी माउंटेन आर्सेनल, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्मी केमिकल कॉर्प्स थे यहाँ, यानी यहाँ पे केमिकल्स वगैरह बनाए जाते थे यूएस आर्मी के लिए। तो हुआ क्या कि बाद में ये वाली जो जगह थी, ये शेल ऑयल कंपनी जिस जो यानी कि आपको ऑयल भी प्रोवाइड करती है, पेट्रोल वगैरह। तो वहाँ पे उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जो कई मील दूर लोग रह रहे थे, गाँव वाले जो बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो हुआ क्या कि इस पेस्टिसाइड प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पे लोग जो थे कई मील दूर बीमार होना शुरू हो गए, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड थे ये हवा के अंदर भी जा रहे थे और वहाँ से एक नदी भी बहा करती थी। तो उस नदी के पानी के अंदर भी उसके कुछ न कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट जा रहे थे, जो कि वो साथ वाले गाँव वाले यूज़ किया करते थे। तो उसने यानी इन केमिकल्स वग़ैरह ने क्या करा कि सिकनेस क्रिएट कर दी, ठीक है? वहाँ के लाइवस्टॉक के अंदर में और लोगों के अंदर। जो कैंसर की जो अमाउंट थी, वो यानी कि कैंसर जो कॉज़ होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। प्लांट्स फेल्ड टू मैच्योर एंड मेनी क्रॉप्स वर किल्ड आउटराइट, कि यानी वहाँ पे हर चीज़ जो है ख़त्म हो गई। हर चीज़ के अंदर नुकसान होना शुरू हो गया, लोग मरना शुरू हो गए। तो ये देखें, ये उस टाइम के आपको पेस्टिसाइड वगैरह के सैंपल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं जो कि शेल ऑयल कंपनी बनाया करती थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर की इंडिस्क्रिमिनेटली फ्रॉम द स्काईज़,
यानी कि रेचल ने उसी वाक़ये को कोट किया है जो कि रेड फायर एंट्स वग़ैरह को एरेडिकेट करने के लिए था। हार्डिन काउंटी टेक्सास की बात हो रही है, वहाँ पे रैकून इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी इन रैकॉन्स की, तो ये लोगों को नज़र भी आया करते थे उनके एरियाज़ के अंदर। तो जब से वहाँ पे स्प्रे हुआ, तो स्प्रे होने के बाद देखा गया कि रैकॉन अब न नज़र आना कम हो गए हैं। तो फिर वही टीम्स रेस्क्यू टीम्स वग़ैरह जंगलों में गईं, जो टेक्सास के पास पड़ते थे, तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत सारे रैकॉन मरे हुए थे। तो उन रैकॉन्स की जब पोस्टमार्टम किया तो उनके अंदर भी उनकी बॉडी के अंदर डेड बॉडी के अंदर भी उन्हें क्या मिला, उन्हें डीडीटी के सैंपल्स वगैरह मिले, ठीक है। तो यही मतलब कि रेचल ने यानी यही डॉक्यूमेंट जो चीज़ें थी जो कि कोई हाइलाइट नहीं करता था, ये हाइलाइट करी। उसके बाद रेचल ने एक व्हाइट ईगल का वाकया बताया कि जो व्हाइट ईगल यूएस की पहचान है, ठीक है? इसको उनका एक नेशनल बर्ड का सिंबल है। तो ये जो जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो ये जो व्हाइट ईगल है इसकी जो तादाद थी कम होना शुरू हो गई। तो इसकी वजह ये थी कि डीडीटी के असर की वजह से जो फीमेल व्हाइट ईगल थी, वो बहुत अच्छे से कैल्शियम का जो शेल है, ये जो कैल्शियम का शेल है, ये अच्छे से नहीं बना पा रही थी और कमज़ोर बन रहा था ये शेल। तो होता यही था कि ये जो व्हाइट ईगल है, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और जब ये इंक्यूबेशन के लिए इसके ऊपर बैठता था, तो होता ये था कि कैल्शियम का जो लेयर है, वो बारीक होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से, जो ही इंक्यूबेशन के लिए फीमेल बैठती थी, तो ये टूट जाता था। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 15 नेचर्स फाइट बैक इसके अंदर ये बताया गया है कि उन्होंने इन उन रेड आंट्स को खत्म करने के लिए हर किस्मी पेस्टिसाइड, डीडीटी बहुत ही हाई पॉइजनस लेवल के यूज़ किए। लेकिन हुआ क्या कि एक दफ़ा तो वो खत्म हो गए, लेकिन बाद में वो फिर आ गए। तो इसके अंदर यही बताया था नेचर्स फाइट बैक कि उस डीडीटी से एक जनरेशन तो खत्म होगी, लेकिन उनकी जनरेशन के अंदर डीडीटी से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आना शुरू होगी। उन्होंने उसे जीन लेवल पे अडॉप्ट कर लिया कि इस केमिकल का कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, ठीक है? और फिर क्या हुआ कि वो जो रेड आर्ट्स थी वो फिर मज़ीद एक स्ट्रॉन्ग लेवल और स्ट्रॉन्ग डिफेंस के साथ वापस आईं और उन्होंने फिर तंग करना शुरू कर दिया। तो यही कोट कर रही हैं रेचल नेचर फाइट बैक चैप्टर में। अब ये सब कुछ तो होगी तनकीद और हाइलाइट हो गया। इसके बारे में रिकमेंडेशंस क्या दी थी रेचल ने कि ये चीज़ें हो रही हैं, हम इसे रोक कैसे सकते हैं? तो रेचल ने बताया कि सबसे पहले तो है कि ये जो आप अंधाधुंध स्प्रे कर रहे हो हवाई जहाज़ से डीडीटी के, इसे रोका जाए। उसके बाद जो ये जो केमिकल्स के अंदर आप डीडीटी का डोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कम किया जाए और हर तरफ हर बंदे को आप डीडीटी ना दो, सप्लाई ना दो, डीडीटी की जो सप्लाई चेन है उसे रोका जाए, हर किसी को ये अवेलेबल ना हो, ठीक है? हमें यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है? हल करने की बजाय हम यानी वो जिस तरह कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है कि कुछ एहतियात करी जाए ताकि इलाज ना करना पड़े। उसके बाद रेचल ने कहा कि हम कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव पाथवेज़ फाइंड करें ताकि यानी कि जिस तरह एक रेड आंट्स हैं, उनका हम कोई प्रेडेटर ले आएँ, जो कि उन्हें नेचुरली खाए और उन्हें एज़ अ फूड इस्तेमाल करे, ताकि हमें डीडीटी का यूज़ ना करना पड़े, ठीक है? उसके अलावा रेचल ने कहा कि आप एक्स-रे यूज़ कर सकते हो कि उन रेड आंट्स के जो मेल्स हैं उन्हें आप स्टेराइल बना दो एक्स-रे यूज़ करते ताकि उनकी आगे नस्ल ही ना बढ़े। उसके अलावा नेचुरल मोड्स टू कंट्रोल पेस्ट वही कि आप इनके नेचुरल प्रेडेटर्स लेके आओ जो इन्हें खाएँ, ठीक है? लेगेसी फिर क्या होता है ऑन जून 3 1963 रेचल कार्सन को सॉरी जॉन एफ कैनेडी साइंस एंड एडवाइजरी कमेटी एक बनाई गई थी उसके अंदर यानी कि रेचल आई उन्होंने अपना जो ये जो था सब कुछ क्लेम्स वगैरह थे साइंटिफिक क्लेम्स वगैरह इन्हें रिपोर्ट किया था बताया था तो पॉजिटिव रिएक्शन ये था कि 5 लाख कॉपीज जो वर्ल्ड वाइड साइलेंट स्प्रिंग की बिक गई और जॉन एफ कैनेडी ने फेडरल लॉ के अंदर चेंजिंग्स की भी मंजूरी दे दी थी उसके बाद यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ईपीए की बुनियाद की गई जिसके अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स उठाए गए और 1970 में ये उस टाइम तक रेचल कार्सन की डेथ हो गई थी 1970 में डीडीटी अमेरिका में मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गई ये थे जॉन एफ कैनेडी जिन्होंने इस चीज़ को माना भी था और खुद भी ये बुक पढ़ी थी नेगेटिव रिएक्शन क्या था सीबीएस उस टाइम का यानी कि
एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम था, उन्होंने यानी कि डिसाइड किया था कि हम इस बुक को एयर करेंगे या इसके बारे में प्रोग्राम वगैरह करेंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लेटर भेजे कि भई इसे आप एयर ना करो। बहुत ज़्यादा स्मीयर कैंपेन वगैरह चलाई गई रिचल के बारे में। लेकिन रिचल नहीं डरी और सेक्सिज़्म के हिरासमेंट के भी किया गया, हरास भी किया गया रेचल को। लेकिन रेचल अपने इस चीज़ पे डटी हुई थी और उसने इस बुक को पब्लिश भी किया और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी थी। तो ये था सारा ओवरव्यू साइलेंट स्प्रिंग का।